नमस्कार, मैं शुभदीप बात कर रहा हूँ एंड टेक्निकल मिश्रा जी पे आप सभी का वेलकम स्वागत है। तो अभी सिचुएशन थोड़ा ड्रामेटिक चल रहा है रिगार्डिंग ये जो रेट हाइक हुआ है जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया के जो भी सब्सक्राइबर है। तो सडनली ऐसे प्राइस इंक्रीज़ हो जाना बिना कोई इंटीमेशन के, ये सच में ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हम सभी के लिए जो हम लोग सब्सक्राइबर है। और इसके पीछे कुछ ख़राब भी कारण है, कुछ कंसर्न भी है जो हमें देखना चाहिए, और ऐसे कुछ अच्छे बातों भी है जो सबके सामने आना चाहिए। और मैं उसी विषय को सामने लाने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे सेम टॉपिक पे शायद वीडियो हो चुका है ओवर इंटरनेट भी। मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, ऐसा नहीं कि मैं फील्ड में घूम के रिसर्च किया ये सारे टॉपिक पे, ओवर द इंटरनेट ही मैंने किया है। मैं एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, आप और आपके जैसा। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैंने ये निकाला है। तो मैं जो भी डेटा है मैं आप सभी को दूंगा, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, एक एक करके मैं सब कुछ आप सभी से शेयर करूंगा। तो मेनली अभी ये जो रेट हाइक हुआ है इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी कारण है कि कंपटीशन नहीं है। मार्केट में दो ही कंपनी लीड कर रहा है, एक है हमारा जियो, दूसरा है एयरटेल, तीसरा थोड़ा बहुत है वोडाफोन आइडिया। क्योंकि जियो के पास 40% से ज़्यादा शेयर है, मतलब सब्सक्राइबर है। 30% के आसपास एयरटेल के पास है, और 10 to 11% वोडाफोन आइडिया के पास है। जिसमें आप देखेंगे तो सर्विस के तुलना में एयरटेल और जियो ही सबसे आगे आता है। थोड़ा बहुत वोडाफोन से बेहतर है ये दोनों नेटवर्क। सब कुछ सही था, अनलिमिटेड प्लान जो चल रहे थे सब बहुत बढ़िया काम कर रहा था। और सडनली ये जो हाइक हो गया, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये जो तीनों कंपनी है ना, ये तीनों कंपनी मिलके जो भी डिसीजन लेंगे हम सभी को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट संस्था था या है जो इतने भी स्टेबल कंडीशन पे अभी नहीं है जिनको होना चाहिए। अब बीएसएनएल का जो ये डाउनफॉल हुआ, ये हुआ क्यों है, पहले ये जानना पड़ेगा हमें। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल वे पे बताता हूँ कि बीएसएनएल एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी था उस समय पे जब ये सारे कंपनी इतना आगे नहीं आया था, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन या एयरसेल, डोकोमो, क्योंकि उस समय मल्टीपल कंपनीज थे। एक कारण था बीएसएनएल का ऊपर रहने का, वो था कि बीएसएनएल हर जगह पे अवेलेबल था। ऐसे गांव में, शहर में, हर जगह पे बीएसएनएल घुस गया था, जिसके कारण सब्सक्राइबर बेस जो था वो बहुत अच्छे लेवल पे था रादर देन अदर कंपनीज। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज थे वो लोग मेनली शहर पे, सिटीज़ पे काम किए, क्योंकि विलेज में जो उनका अर्निंग होता है, या जो एग्जैक्ट टर्म्स तो याद नहीं है, जो आरपू होता है, मतलब जो प्रॉफिट निकलता है एक पर्टिकुलर पर्सन से, वो थोड़ा कम होता है विलेज के एरिया में। तो वो सारे जो कंपनीज है वो विलेजेस में इतना ज़्यादा गए नहीं। लेकिन बीएसएनएल तो एक सरकारी संस्था है, उसको जाना ही पड़ेगा। तो वो रीच किए और बहुत दिन तक रूल किए, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं था बीएसएनएल के अलावा। अभी भी ऐसे बहुत सी जगह है जहां पर अब सिर्फ बीएसएनएल है, कोई और दूसरा कंपनी अभी तक घुस नहीं पाया है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन, पोजीशन बोलिए या जियोलॉजिकल पोजीशन बोलिए, जिसके कारण दूसरे कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन बीएसएनएल था, इसलिए बीएसएनएल अभी भी चल रहा है। आप देखिए इतने सडनली बीएसएनएल का जो लॉस हुआ, इसका पीछे का कारण है कि बहुत सारा स्कैम हो चुका है। जैसे बीएसएनएल में 2G स्कैम वगैरह, मैं इतना पॉलिटिकली नहीं जाऊंगा, लेकिन मल्टीपल स्कैम होने के कारण बीएसएनएल को धीरे धीरे वो सारे क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट उसके ऊपर वो नया स्कीम बनाना ही बंद कर दिया, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए नहीं। जो भी हार्डवेयर से, जो भी पुराना सेटअप थे, उसको छोड़ दिया कि ये जितना दिन चलता है चलने दो, इस पर और इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इस कारण बीएसएनएल का ग्रोथ नहीं हुआ। बीएसएनएल बंद नहीं हुआ है, उसका ग्रोथ नहीं हुआ है, बस धीरे धीरे वो सप्रेस होता गया है। कुछ पर्टिकुलर जगह पे है सब्सिडी, मतलब गवर्नमेंट उसको देता है, अमाउंट सरकार की तरफ से मिलता है, तो वो चलता है। और कुछ है कि कुछ विलेज के कारण बताया जहाँ पर अल्टरनेट नहीं है। तो सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर बीएसएनएल वहाँ से हट जाएगा तो पूरा कम्युनिकेशन कट हो जाएगा इंसान का। तो वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल अभी तक चलते आ रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है कि बीएसएनएल को हमने जो छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? क्योंकि बीएसएनएल में जो भी एम्प्लॉइज़ थे, बीएसएनएल का जो भी सर्विसेज था, वो बहुत एग्रेसिव था। मतलब कि किसी भी सर्विस मांगने के लिए आप जाएंगे ना, तो जैसे आपसे एक नौकर, जो आप नौकर है उनके, या
नौकर वर्ड शायद गलत होगा, मतलब कि दया दिखा रहे हैं वो लोग, लेना है तो लीजिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, एकमात्र ऑप्शन वही था। तो बीएसएनएल को छोड़ के हमने क्या किया, हम लोग मौका ढूंढ रहे थे कि कब कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए। तो जैसे ही जियो आया, जियो जब फ्री में लॉन्च करवा दिया, तो वो अलग सेगमेंट है, वो एक रेवोल्यूशन था जियो का जो 4G सेटअप हुआ, तो उस पर बात नहीं करेंगे, आप सभी जानते हैं। तो जैसे ही जियो आया, एक अच्छा अल्टरनेट मिला, धीरे धीरे सब लोग जियो में स्विच कर गए, एयरटेल जियो में स्विच कर गए। सर्विस भी अच्छा था, ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है, सब कुछ बेहतर था बीएसएनएल से। तो सब लोग को मौका मिला कि बीएसएनएल को कैसे छोड़ा जाए। अभी तक छोड़ नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट नहीं था। तो अगर आप एग्जैक्टली सेम वही सिचुएशन पे आके देखिए कि अभी का जो हालात है ना, वो वही होने जा रहा है। अभी क्या है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम अभी तक रोके हुए, ये रेट बढ़ने के बाद भी। बट अगर बीएसएनएल यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे आ जाएगा ना, तो सेम इंसिडेंट जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब के साथ भी होंगे जो बीएसएनएल के साथ हुआ था। क्योंकि अभी ये रेट जो हाइक हो रहा है, ऐसे कोई ऑल्टरनेट नहीं रहेगा, कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, तो ये लोग जो डिसाइड कर लेंगे हमें वो मानना पड़ेगा। बट सरकारी संस्था है, इसलिए क्या होता है ना कि ऐसे मोनोपोली जो है वो नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सरकार हम चलाते हैं, हम यानी कि आम आदमी चलाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा, एक हमारे हाथ में ना एक जैसे कि घोड़े का लगाम होता है ना, तो हमारे पास वो लगाम रहेगा। अगर सरकारी संस्था होगा तो जो भी रूलिंग पार्टी रहेगा उसको भी सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी किए, क्योंकि मानिए या ना मानिए, टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा संस्था है आज के दिनों में, वो मेरे हिसाब से सबसे एक अहम दर्जा माना जाता है उसको, क्योंकि उसके ज़रिए सारे कनेक्टिविटी है। आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, सब कुछ उसका ही देन है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नाउ इट इज़ वर्किंग फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा है, सारे के सारे चीज़ें ऑनलाइन हो चुके हैं, तो इंटरनेट और मोबिलिटी, कनेक्टिविटी, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑलरेडी कर रहा है, आगे जाके और भी करेगा। तो ये एक मौका है, मौका हमारे लिए है, सबके लिए है, सरकार के लिए भी है। सरकार में अगर यहाँ पर बेनिफिट मिलता है तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, सरकार के लिए भी है। अब मैं थोड़ा पॉजिटिव इसलिए हूँ, अभी तक बीएसएनएल कुछ भी बोलता है मैं यकीन नहीं करता था, बट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मुझे बिल्कुल ट्रस्ट है कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाटा आ रहा है। टाटा इन द सेंस कि टीसीएस, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो उसको एग्रीमेंट मिला है 4G के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 4G के लिए एग्रीमेंट मिला है कि 2024 के अंदर टाटा, टीसीएस ने भी कहा है, ये मैं लिंक दे दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं यही कह दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे सब लिंक मिलेगा आपको। तो टाटा ने कहा है कि आपका 2024 के या एंड तक आपको पूरा 4G कवरेज मिल जाएगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपीज़ का एग्रीमेंट हुआ है बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ टीसीएस का। तो जहाँ पर टाटा है, मुझे बहुत भरोसा है और इसकी ज़रूरत है। बस एक सरकारी संस्था रहना चाहिए जहाँ पर आम इंसान का जो सबसे नेसेसिटी चीज़ें होती है, जैसे कि ये सिम वगैरह, इंटरनेट वगैरह, इसमें ना प्राइवेट कंपनी का पूरा कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जियो ख़राब है या एयरटेल ख़राब है, एक टाइम सोचेंगे 2006, 7, 18 सॉरी 8, 9 अगर 10 ऐसे टाइम पे जिन्होंने भी मोबाइल यूज़ किया है, अब सब जानते हैं कितना कॉस्टली था। जियो आके पूरा रूल को चेंज किया, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। मैं अभी भी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ जियो के ऊपर, सारे कंपनी, वोडाफोन, एयरटेल, सब के ऊपर ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि कॉस्ट कट किया था। लेकिन जब आप एक बार कटिंग करके, टेक्नोलॉजी डेवलप करके नीचे आ रहे हैं, सारे कॉस्ट को सप्रेस कर रहे हैं, वहाँ से ऊपर जाना मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी जब बन जाता है ना, तो बनाने के टाइम उसका कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है, उसका खर्चा ज़्यादा रहता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है, तो वो कॉस्टिंग मान सकता हो। लेकिन जब आप उस टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल कर चुके हैं, तो उस पर दोबारा प्राइस हाइक करने की क्या रिक्वायरमेंट रहा है ऐसा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अगर आप किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट पे मैसेज कीजिएगा। मैं इतना टेक्निकल बंदा, मतलब इतना हार्डकोर तो नहीं हूँ, ओवरऑल नॉलेज रखता हूँ आपके जैसा ही, और सिंपल भाषा में डिलीवर करता हूँ आप सभी से। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, ये अगर हो रहा है बेवजह तो बहुत चिंता की विषय है। तो हम सभी को बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहिए। मैं हालांकि मैं प्रोमोट या डिमोट किसी को नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक गवर्नमेंट संस्था चाहिए ऐसे सेक्टर में,
क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी आके कुछ भी अपने मन से ना कर पाए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। अब कंपटीशन बनाओ ना, एक गवर्नमेंट संस्था बनाएगा कंपटीशन, प्राइवेट संस्था उसको और चीप लेके आएगा। यही कंपटीशन चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा इसमें राहत मिले, हमें थोड़ा अच्छे बेटर सर्विस मिले। और बीएसएनएल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उनका बिहेवियर, आई एम 100% श्योर कि वो चेंज हो जाएगा अगर बीएसएनएल सक्सेसफुली आया तो, उभर के आया तो। क्यों बताता हूँ, क्योंकि बीएसएनएल जब लॉस करने लगा ना, तो बहुत सारे ऐसे उनको शायद वॉलंटियरी रिटायरमेंट बोलते हैं, मतलब वीआरएस टाइप के टाइम से पहले रिटायरमेंट दिया गया, क्योंकि कंपनी लॉस में है। कैसे सैलरी पे करेगा, और हाई पेड सैलरीज थे क्योंकि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे। तो ये सारी चीज़ें ना सबको पता है, न्यू जनरेशन जो अभी जॉब पे है या रहेंगे उनको भी पता है कि हम लोग अगर प्रॉपरली सर्विस या प्रॉपर बिहेव नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी वही हो सकता है जो हमारे प्रीवियस पर्सन्स जो थे एम्प्लॉयज़ पहले उनके साथ हुआ था। और भी दिन बदल गया है, ज़माना बदल गया है, सोशल नेटवर्किंग का टाइम है। गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसीज को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे बेनिफिट है। तो अभी ये सारे प्रैक्टिसेस करना जो पहले होता था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीएसएनएल का मतलब एक ऐसा हो गया था कि लोग घर पे कम, ऑफिस में कम, बीएसएनएल के ऑफिस में ज़्यादा बैठे रहते थे, जिनको प्रॉब्लम लग जाता था। तो होपफुली वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक अच्छा सर्विस देखेंगे आने वाले वक्त पे। आप सभी सपोर्ट कीजिए, पूरा कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी को भी प्रोमोट डिमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा एक ही इंटेंशन था कि ये सारे चीज़ सामने लाना। आई नो कि इसमें ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, बट स्टिल मुझे लगा कि इसके ऊपर बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ा लालच भी है, करंट टॉपिक है, यूट्यूब में थोड़ा शायद व्यूज़ भी मिले, सब्सक्राइबर मिले, थोड़ा मुझे बेनिफिट हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बेवजह ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, ये मेरा प्राइमरी मोटो है। चैनल है तो मुझे वीडियो तो बनाना पड़ेगा, मुझे भी ढूंढना पड़ता है टॉपिक। तो जैसे भी हो, शायद आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो कृपया एक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, भले ही मुझे सब्सक्राइबर मिले, लाइक ना मिले, आप सब बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता, अपने फैमिली के सभी जनों का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, आप सब स्वस्थ रहिए।